टीए मतलब टेरिटोरियल आर्मी। टीए जो एग्जाम है लास्ट ऑप्शन है अगर आप इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं। अब आपको मेरी बात समझनी होगी कि टीए लास्ट 2023 में हुआ था, पर अब सुनहरा मौका आ चुका है कि अब आपका टीए का एग्जाम दोबारा होगा, पर इस बार एग्जाम का पैटर्न चेंज होकर आएगा। जब 2023 में आया था पेपर तब भी एग्जाम पैटर्न चेंज होकर आया था, और अब 2025 में ये पेपर अगेन उसी पैटर्न के साथ, नए पैटर्न के साथ, न्यू पैटर्न के साथ आपके सामने आने वाला है। ठीक है, अब आपको कुछ बातें समझनी कि जो टीए है वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम है, सबसे आसान एग्जाम है पूरे इंडिया का। बट आपको ये बात समझना पड़ेगा कि पहले जो टीए की वेबसाइट हुआ करती, सबसे बड़ी व्यूज है ये अब तक की, तब से जो टीए की वेबसाइट रहती वो थी www.jointterritorialarmy.nic.in। अब ये वेबसाइट काम करती ही नहीं है, एक नई वेबसाइट बनाई गई है जिसका नाम है www.indianarmy.nic.in। ठीक है, पर अगर आप अभी इस वेबसाइट पे जाएंगे अभी आपको टीए का कुछ भी विजिबल नहीं होगा, बट जब आप 12 मई को इसी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा टीए का फॉर्म खुल चुका है। कौन सी वेबसाइट पे? www.indianarmy.nic.in। थोड़ी सी मैंने गलती कर दी है, इन नहीं आएगा, खाली nic.in आएगा। वहां पर आप जाएंगे, वहां पर आपके सुबह 10 बजे से लेके 10 जून रात के 12 बजे तक ये आपके लिए फॉर्म ओपन होगा। एप्लीकेशन फी जो है वो 500 रुपए है, और जब आप इसे सबमिट कर देंगे देन फाइनली आपका फॉर्म भर जाएगा। ठीक है, अभी अगर आप गूगल पे या कहीं पे असली नोटिफिकेशन ढूंढेंगे, क्या कह रहा हूं मैं, असली नोटिफिकेशन ढूंढेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगी। वो एक्चुअली हम लोगों को पता लगी है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर से। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पे ये नोटिफिकेशन आई है कि भैया टीए होगा इस साल 2025 में। तो अभी आपको ये बात समझनी है कि भैया तैयार हो जाओ, टीए एग्जाम आपके लिए बना है और आप इस एग्जाम को हर हाल में निकाल सकते हो। ये एग्जाम 20 जुलाई 2025 को होगा और आपके लिए ही बना है। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय एंड आई लाइक टू वेलकम यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड ऑफ वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। और मैं आपको टीए के बारे में हर चीज पूरी तरह से समझाऊंगा। एक चीज बताता हूं, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कौन एलिजिबल है। ठीक है ना, एलिजिबल में हर वो इंसान एलिजिबल है जो भी बंदे ने गेनफुली एम्प्लॉयड हो। गेनफुली एम्प्लॉयड मतलब या तो वो नौकरी करता हो या वो बंदा बिजनेस करता हो, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो वो बंदा अलाउड है। नाउ काफी लोगों का मानना होता है कि रिटन एग्जाम भी वही बंदा दे सकता है जो फुली एम्प्लॉयड हो। नहीं, एक्चुअली जो फुली एम्प्लॉयड का प्रूफ चेक किया जाता है वो तब चेक किया जाता है जब आप एसएसबी जा रहे होते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, रिटन एग्जाम में कोई आपको चेक नहीं करेगा कि आप एम्प्लॉयड हो कि नहीं हो। वो अच्छी बात है, नहीं हो उन्हें कोई मतलब नहीं है, पर जब एसएसबी जाया जाएगा, जब फाइनल राउंड एसएसबी चल रहा होगा तब वो चेक करेंगे कि आपके पास एलिजिबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है ना, तो कोई भी बंदा एग्जाम रिटन तो दे सकता है। उम्र बस क्या होगी मैं भी दो वर्ड बताता हूं, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के अंदर सब बताने वाला हूं। एग्जाम का पैटर्न, एज, सर्विस पीरियड, प्रमोशन ग्रोथ एंड टीए से आपको परमानेंट कमीशन मिलेगी नहीं मिलेगी, और फाइनली आपको पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं आपको सब समझाऊंगा। ये दुनिया का सबसे इजीएस्ट एग्जाम है फॉर अ ग्रुप ए ऑफिसर। ग्रुप ए समझते हो ना, कैटेगरी ऑफिसर, ग्रेडेड ऑफिसर, मतलब आईएएस रैंक के इक्विवेलेंट वाला जो ऑफिसर होता है ना, उसके बराबर का सबसे इजीएस्ट एग्जाम है। अब इसको समझने के लिए पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय, आई लाइक टू वेलकम यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। माय एम टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। अब मैं पहले आपको बताता हूं, पहले ना इसका एक ओल्ड पैटर्न होता था। ओल्ड पैटर्न में क्या होता था कि रीजनिंग, मैथ्स, जीके, इंग्लिश सब आती थी, और ये 2-2 घंटे का इसमें पेपर होता थे, 2 पेपर हुआ करते थे। ठीक है, अब इसमें पहले क्या होता था, 50-50 क्वेश्चन हर सेक्शन से आया करते थे, और टोटल पेपर है 200 मार्क्स का ये हुआ करता था। ठीक है, और यहां पर आपकी जो पैटर्न था वो चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ, उन्होंने कहा कि एक ही पेपर होगा। क्या कह रहे हैं, एक ही पेपर होगा, और एक ही पेपर हम 2 घंटे में लेंगे। हर सेक्शन से हमारे 25-25 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन 25 मार्क्स का, मतलब टोटल मतलब 25 क्वेश्चन तो 25 मार्क्स का होगा। मतलब एक क्वेश्चन जो आपका क्या होगा 1 मार्क्स का होगा। टोटल पेपर कितना हो गया 100 मार्क्स। नाउ अब यहां पर क्या होगा, जब ये पेपर 2 घंटे का हो गया तो इन्होंने कहा कि हम नेगेटिव मार्किंग भी रखेंगे। नेगेटिव मार्किंग कितनी रखी, 1/3। 1/3 क्या हो गया 0.33। तो अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको 0.33 गलत होगा। पहले ही पेपर ऑफलाइन हुआ करता था, पर अब ये कंप्यूटर बेस होता है। मतलब आपका जैसे एफकेट पेपर होता है ना, कि आपको कंप्यूटर पे ही सॉल्व करना है, वहीं पर आंसर टिक करने,
वहीं पर आपका ये पेपर कंडक्ट होता है, ठीक है ना। अब मैंने आपको बता दिया कि भैया एक क्वेश्चन 1 मार्क का और पेनल्टी 0.33 है, तो एक कॉमन सेंस है। अब आप इस उम्र में आ गए हैं कि आप बेमतलब में तुक्का नहीं मारेंगे, तुक्का की कोई जगह नहीं है, नो तुक्का, ठीक है ना। क्योंकि पेपर बहुत कॉम्पिटेटिव है, बहुत कम लोगों को सिलेक्शन होता है। रिटन पेपर में जो सिलेक्शन होने की जो नंबर बाहर आते हैं वो से 2000, मात्र 2000 बच्चे ही रिटन क्वालिफाई करते हैं। नाउ एज लिमिट की बात कर लें तो 18 to 42, आई एम श्योर आपको ये बात पता होगा। नाउ इसमें थोड़ी और बातें आप समझ लीजिए। देखिए, जब हम इन चारों सेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इन चारों सेक्शन में आपको बात ध्यान रखनी है कि इन चारों सेक्शन में सबसे जो मुश्किल सेक्शन होता है वो होता है मैथ्स का सेक्शन, बच्चों का निकलता ही नहीं, ठीक है ना। दूसरा सेक्शन होता है जीके, बाकी जो रीजनिंग वाला है और जो इंग्लिश वाला पेपर है 99% ऑलमोस्ट सभी बच्चे कर लेते हैं, सभी। बहुत ही रेयर ही कोई बच्चा ऐसा दिखेगा जो नहीं कर पाए। मैक्सिमम जो दिक्कत आती है उनको या तो मैथ्स में आती है या वो आती है जीके में, ठीक है ना। जीके में एक्चुअली दिक्कत इसलिए आती है, वास्ट सिलेबस होता है भाई, सब कुछ आ रहा है, साइंस भी आ रही है, ज्योग्राफी भी आ रही है, हिस्ट्री भी आ रही है, पॉलिटी भी आ रही है, इकोनॉमिक्स भी आ रही है, करंट अफेयर भी आ रही है, सब कुछ आ रही है, तो वास्टनेस होती है। और टोटल क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 25 ये रहे, तो ये डिफिकल्टी तो रहती है ना। अब मैथ्स में डिफिकल्टी रहती है बिकॉज ऑफ शॉर्ट टाइम, क्योंकि यार समय कम है और क्वेश्चन करने सारे हैं, ठीक है, तो भैया इसलिए दिक्कत आती है। ठीक, अब जरा हमसे समझते हैं आगे कहानी में क्या है इसके। अगर मैं आपको बात करूं कि इसका सिलेबस, अगर आप इसका अभी नोटिफिकेशन उठा के देखोगे ना, तो नोटिफिकेशन में ना आपको सिलेबस मिलेगा ही, आपको बता ही नहीं रखा होगा रीजनिंग में। वो कह देंगे हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो लॉजिकल एप्टीट्यूड रखता हो, जो हम कॉमन सेंस के साथ कर सके। क्या लिखा होगा? कॉमन सेंस के साथ कर सके, ये लिखा होगा बस। पर मैं आपको एक्जैक्टली टॉपिक बताता हूँ। डायरेक्शन सेंस आएगा रीजनिंग में, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा, पजल्स आएगी, लीनियर सर्कुलर या स्क्वायर, स्लोगोइज्म आएगा, वेन डायग्राम आएगा, सीरीज कंप्लीशन आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, ये सब इसका पार्ट होगा, ठीक है। नाउ अब मैं आपको रीजनिंग के ना कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन जब टीए 2023 हुआ था ना, उसमें आया था ये, और जब मैंने इसे गूगल सर्च किया तो मुझे पता लगा ये पहले ही किसी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। मैंने एक और बार सर्च करके देखा, भाई एक और क्वेश्चन था, ये भी टीए के पेपर का था और ये भी कहीं आ चुका है। फिर मैंने कहा एक और सर्च करते हैं, एक और, तो देखा ये भी आ चुका है भाई साहब, ये भी, तो बिल्कुल डिट्टो आ रहे थे। बस भाई ये डिजिट चेंज कर दिया करते थे, ये जो डिजिट थी ना, बस ये चेंज कर दिया करते थे और पूरा का पूरा क्वेश्चन से। अब आपको एक बात जान के बहुत आश्चर्य होगा, जो आप जा रहे हो ना वो ग्रुप ए ऑफिसर में जा रहे हो, मतलब ग्रुप ए मतलब हाईएस्ट, और जबकि ये जो एग्जाम है ग्रुप बी या ग्रुप सी के लेवल के एग्जाम है, दोबारा बोल रहा हूं, ग्रुप बी या ग्रुप सी लेवल के एग्जाम से, जो कि बहुत छोटे लेवल होते हैं, क्लर्क ऐसे लेवल के एग्जाम होते हैं। तो एग्जाम का पेपर तो आसान है, चैलेंज क्या है? टाइम का, टाइम कम है, ठीक है ना। दूसरी बात, आपकी जो पढ़ाई है, स्टडीज है, वो छूट चुकी है। क्लियर है? मैं आपको और भी दिखाऊंगा चीजें, आपको भी क्लियरिटी आएगी। देखो ये वाला पेपर भी मैंने देखा, तो ये आप थोड़ा गूगल पर सर्च करना, ये आपको ग्रुप सी की नौकरी मिलेगी जहां तक मुझे पता है, ठीक है ना, चेक करना। और देखो 2023 में पेपर हुआ है, 2023 में पेपर हुआ है और 2022 में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है किसी पेपर में, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है, देखो क्लर्क लेवल का एग्जाम है और वहां से क्वेश्चन आया हुआ 2022 से, बहुत ही फुद्दू, ठीक है। अब मैं मैथ्स की बात करता हूं। देखो जब मैथ्स का पेपर हुआ ना, कुछ बच्चे आए बाहर, सर पता है इस बार ना इन्होंने बहुत चीज डाली, परसेंटेज भी डाली, इन्होंने टाइम एंड वर्क भी डाला, बहुत चीज डाली सर, आपको अर्थमेटिक भी डाली, आप ना स्ट्रैटेजी चेंज करो। नहीं, देखो मैथ्स के सिलेबस में सिंपल अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी आते हैं, अलजेब्रा पॉलिनोमियल भी आता है, ज्योमेट्री भी आता है, स्टैटिस्टिक्स भी आता है, ट्रिग्नोमेट्री भी आता है और सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन भी आता है। ये मोटे मोटे टॉपिक्स हैं। बट अगर मैं इसको बोलूं कि अगर मैं चाहता हूं ना कि मेरा भाई बहन एग्जाम निकाले, तो मैं चाहूंगा कि वो ज्योमेट्री पे बहुत ज्यादा फोकस करे, मेंसुरेशन पे फोकस करे, ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस करे, ठीक है ना, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स पे फोकस करे। ये वो 4 टॉपिक हैं जो हाईएस्ट वेटेज रखते हैं। ये रहे, आप अर्थमेटिक के अंदर परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस करना चाहते हैं, आप करें, बट इसको टोटल मिला के 9 चैप्टर होंगे और 9 में से कहीं से 3 क्वेश्चन आएंगे। भाई टोटल क्वेश्चन कितने आ रहे हैं मैथ्स में? 25 क्वेश्चन, 25 में से 3 क्वेश्चन परसेंटेज, टाइम वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, इन टॉपिक्स के होंगे। क्लियर है? और जबकि ये वाले जो क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम आपका कवरेज रख के चलेंगे, तो पहले आप इन्हें करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अर्थमेटिक के चैप्टर्स छोड़ ही दो, कहता हूं कि पहली प्रायोरिटी ये रखना क्योंकि वेटेज इनकी ज्यादा है,
ठीक है ना। इन्हें कवर करने में टाइम भी बहुत लगता है, बहुत टाइम लगेगा, आपको खुद महसूस होगा यार ये टाइम ही कम नहीं हो रहा है इसका। चलो अब मैथ्स के क्वेश्चन देखो, ये देखो CISF क्या आया है, ठीक है ना। उसके बाद देखो HPCL इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का रखा था, ठीक है। यहाँ पर SSC GD कांस्टेबल वाली जॉब का रखा है, SSC CHSL का रखा है प्रीवियस ईयर पेपर से, SSC CGL 2022 टायर 1 से आ रखा है। सिर्फ और सिर्फ आप गूगल पे सर्च करके देख लेना यही क्वेश्चन, आपको सिर्फ डिजिट चेंज मिलेंगी, क्वेश्चन पूरा सेम होगा, डिट्टो, कुछ चेंज नहीं होगा। अब आपको समझना है कि मैंने आपको रीजनिंग समझा दी, मैंने आपको मैथ समझा दी, अब इसके बाद आता है करंट अफेयर पे। देखिए या मैं कहूँ जीके वाले पोर्शन पे, देखिए जीके में आपकी करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस और मिसलेनियस कुछ ना कुछ बीच में डाला जा रहा है, ठीक है। अब ये बात समझ लो कि ये वाला जो पेपर है जीके सबसे ज्यादा टाइम लेता है कवर करने में, अगर आज तक आपने कोई एग्जाम गवर्नमेंट का दिया ही नहीं है, अगर आप किसी प्राइवेट मतलब TCS VCS के बंदे हो या BCA करके किसी मतलब प्राइवेट जॉब में लग गए हो, तो ये आपको सबसे ज्यादा सिर दर्द देगा, क्योंकि ना तो आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी होगी ना कुछ और, ठीक है। वहीं अगर आपने एग्जाम गवर्नमेंट का निकाल रखा है कोई, तो ये आपके लिए बड़ा फुद्दू है, आपको तो रिवाइज करना कुछ है ही नहीं इसमें, इतना फुद्दू चीजें हुई है, ये सब पढ़ रखा होगा आप। अब इसमें ना मैं आपको एक एक सब्जेक्ट को ना थोड़ा क्लियर कट के बताऊंगा कि यार किससे क्या तैयार करना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत ज्ञान सुनना, क्या करना है। देखो फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर की बात करूं तो करंट अफेयर ना बहुत ज्यादा जगह से आ सकता है, मतलब मैं कहूं ये भी आ सकता है कि इंडेक्स बताओ कि इंडिया की फलाना इंडेक्स में क्या रैंकिंग है, पर ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आप देखो पहली बात तो करंट अफेयर की वेटेज ही 2 या 3 क्वेश्चन का होगा, 2 या 3 हमने जब भी देखे ना तो उसने देखे कि नेशनल इंटरनेशनल इवेंट कोई हुआ है वहां से, ठीक है ना। गवर्नमेंट स्कीम 110% आप देखने को मिलेगी, स्पोर्ट्स बिल्कुल देखने को मिलेगा, डिफेंस के एग्जाम में डिफेंस की न्यूज आ सकती है बिल्कुल, और चौथा है यहाँ पर 5वां कह लो, अब वो है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ये 5 हैं जो आपको करने ही करने हैं, इसके आगे आप कुछ भी करना चाहो कर लो, पर ये 5 ही टॉपिक है आपको करना है। आपको मतलब कहीं भी कुछ दिखे आप इसी चीज में अपना दिमाग लगाओ कि फोकस एरिया मेरा करंट अफेयर पे यही है। इसके बाद देखो देखो पॉलिटी में अगर फोकस एरिया में कहूँ, देखो सबसे पहले आपको ना इसमें यहाँ पर थोड़ी कम चीजें लिखी हुई है पर मैं आपको बताता हूँ। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन लिया कहां से गया, ठीक है ना। जैसे रशिया से क्या लिया, अमेरिका से क्या लिया, जर्मनी से क्या लिया, एक तो वो जगह, ठीक। उसके बाद हमारे गवर्नेंस के जो आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, प्रेसिडेंट के आर्टिकल, प्राइम मिनिस्टर के आर्टिकल, CM के आर्टिकल, ये सारे आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, ये टॉपिक्स हैं ये जो आपको करनी है, ठीक है। गवर्नेंस में प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है, पार्लियामेंट कैसे काम करती है, जुडिशरी कैसे काम करती है, ये इसी में CM और इसी में गवर्नर, क्लियर है, ये आपको पता होनी चाहिए। सेकंड है लोकल लेवल पे गवर्नमेंट कैसे करती है, पंचायती राज एंड लोकल गवर्नेंस, ये आपको समझनी है। और लास्ट है आपके अमेंडमेंट्स या कोई ऐसे एक्ट जो पास हुए हो, ठीक है ना। जैसे इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद जो सर्टेन आर्टिकल्स पास हुए थे, सॉरी एक्ट्स पास हुए थे, तो उनका नाम क्या है, ठीक है ना। इसमें कुछ और टॉपिक और मैं डालना चाहूंगा जो आपको करने हैं। एक है प्रियम्बल, ठीक है ना, और एक है लिस्ट। लिस्ट कौन सी होती है, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये लिस्ट ये आपको करनी है। ये फिक्स टॉपिक्स हैं, ये आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। अगर पूरी पॉलिटी पढ़ोगे तो जान जाएगी, पूरी पॉलिटी पढ़ने के लिए आपको लक्ष्मीकांत किताब चाहिए होगी, और लक्ष्मीकांत आप नहीं पढ़ पाओगे, खत्म ही नहीं कर पाओगे, मैं वादा कर रहा हूं, परेशान हो जाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है। अब देखो यहां से आती है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री भाई 3 हिस्से में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। भाई 2 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है ना। अब ये 2 क्वेश्चन जो बैठ रहे हैं ना, 2 क्वेश्चन ये आपके ना, आप पूरा कवर करना चाहोगे हिस्ट्री तो मैं बता रहा हूँ 6 महीने लग जाएंगे। 6 मंथ इज नॉट सफिशिएंट कि आप खत्म कर लो हिस्ट्री। आपका कोई फेवरेट है, आपको बहुत ज्यादा पसंद है तो बात अलग है, बट मैं नहीं कहूंगा। इसमें मैं आपको एक सर्टेन बातें बताना चाहूंगा जो आपको बताना चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो ये देखो जीके क्वेश्चन। पहली बात तो जीके क्वेश्चन वहां पर आके नहीं पूछता, बड़ा ही सिंपल पूछता है। देखो इसने पूछे सेंसस से, सेंसस 2011 में आया था, ठीक है ना। उस सेंसस से सर्टेन एक सवाल पूछा कि 2.78 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ, ठीक है ना, थर्ड हाईएस्ट रिलीजियस मेजॉरिटी किसकी बनी है। क्वेश्चन के भैया ये राइट आंसर, और ये SSC MTS में पूछा गया था, क्लियर है। अगर आपको जीके के पेपर करने हैं तो पहली बात तो आप ये गांठ मान दो
कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज्यादा करने पड़ेंगे। दोबारा बोल रहा हूं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो ज्यादा करने पड़ेंगे, जिससे आपके आने के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि आप 25 क्वेश्चन किसी भी हाल में प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते कि कौन सा हिस्ट्री का आ रहा है, कौन सा पॉलिटी का आ रहा है, कौन सा इकोनॉमिक्स का आ रहा है। बट अगर आपको ये बात पता है कि सर्टेन एग्जाम्स होते हैं ग्रुप बी के या ग्रुप सी के, जिनके पेपर मुझे अगर मिल जाए तो वहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो भैया इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, क्लियर है? क्योंकि कोई तरीका ही नहीं है कि आप 110% पता लगा लो कौन सा क्वेश्चन है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको हिस्ट्री बताया, मैंने आपको ज्योग्राफी बताया, मैंने आपको पॉलिटी बताया, मैंने आपको इकोनॉमिक्स बताया, मैंने आपको करंट अफेयर बताने की बात की, साइंस बताने की बात की, पर ये वाला क्वेश्चन क्या कहीं से आया हुआ है? नहीं ना। एक बात तो आपको इस पर फोकस करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, कि जो रिसेंट में 1 साल के अंदर पेपर हुए हैं, मैं उनके लेटेस्ट पेपर एक बार देख लूं और काफी ज्यादा चांस है कि क्वेश्चन रिपीट होकर आ जाए। नंबर 1। नंबर 2, देखो यहां पर लिखा है आर्टिकल 323, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन टू प्रेजेंट एनुअली टू द डैश टू द स्टेट रिपोर्ट एज अ वर्क डन बाय द कमीशन। ये आपके दिमाग के ऊपर से गया होगा भैया, क्या बात कर रहा है, और अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग के ऊपर से गया होगा, क्योंकि अगर आपने पॉलिटी बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ी है तो क्लियर नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात, हमें एक बात समझने को मिली कि हमें करंट ईयर्स के पेपर्स तो देखने ही देखने हैं जो 1 साल पहले में हुए हैं। दूसरा हमें क्या देखना है, हमें लास्ट नंबर पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके क्वेश्चन को समझने की काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी। और वो भी कौन से, एक होते हैं आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कौन से होते हैं, जो भैया कहेंगे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, बताओ स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 चाहिए, स्टेटमेंट 3 सही है, या 1 2 सही है, 1 3 सही है, या 1 2 3 तीनों सही है। आपके क्वेश्चन ऐसे आ ही नहीं रहे, आपके तो सिंपल आ रहा है, सिंपल। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन बैंक हो जिससे आप ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको, चाहे वो 2018 के हो, 17 के हो, 16 के हो, 15 के हो, सारे के सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 2 चीजें, एक तो लास्ट 1 ईयर में जो भी पेपर हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया 2022 का पेपर था, तो 23 में आपका पेपर हुआ था और 2022 में ये आपका पेपर कंडक्ट हुआ, ठीक है ना। नाउ अब इतनी बात क्लियर हो गई, अब जरा तीसरी बात समझिएगा। यहाँ पर विच आउट ऑफ फॉलोइंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अ मिशबी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अगेन आप ध्यान से देखो, ये वाली चीज है, ठीक है ना, ये आप नोटिस करोगे कि एक रीजनल चीज पे भी जा रहा है, ठीक है ना, कि फलाना जगह पे क्या हो रहा है, ठीक। अब इन ऐसे क्वेश्चंस को आप पकड़ के नहीं बैठेंगे, क्या मैं तो ये करके मानूंगा, मुझे तो आना चाहिए, नहीं भाई, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अगर मैंने आपको बोला है कि करंट अफेयर के आपको 4 टॉपिक करनी है और अगर इससे बियॉन्ड आ जाए तो आपको परेशान नहीं होना, हमें सब कुछ नहीं करना। हम ऐसे नहीं करना है कि भैया हमें बिल्कुल 100% पेपर आएगा तभी हम कर सकते हैं, नहीं भाई, इस ख्याल से बाहर निकलो। आप में से काफी लोग तो आज भी उसी चीज पे अटके रहते हो कि यार 100% अगर पेपर नहीं आता तो हमें कुछ नहीं आता। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। 100% तो किसी को पेपर नहीं, जिसने पेपर क्वालिफाई किया ना वो भी 100% नहीं कर सकता, इसका पेपर क्वालिफाइड है वो भी 100% नहीं कर सकता। तो अपने दिमाग को खाली रखो कि भैया सिलेक्टेड करना है और जो मेजर लेवल पे आ रहा है वो करना है, ऐसा नहीं सब कुछ पकड़ के चलना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते रहो। अब देखो ये बड़ी सिंपल है, स्पोर्ट्स देखो मैंने बताया, देखो आगे ये रहे। तो हमेशा ध्यान रखो, मैंने आपको बता रहा एक स्पोर्ट्स की करंट अफेयर करनी चाहिए आपको, देखो स्पोर्ट्स की आ रही कंफर्म चीज हमेशा आपको करनी है, हमेशा ध्यान रखो, हाईएस्ट वेटेज चीज वाली हमेशा आपको करनी है और बिल्कुल करनी है। सोचो 2023 का पेपर था, 2023 में ही आपका टीए का पेपर हुआ, आपने अगर ये निकाल लिया होता तो भैया आपका बिल्ले ही थी, क्लियर है। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब कुछ लोग कहेंगे जुलाई का पेपर है मेरे लाल, पहले टीए का पेपर हो गया था, तो भाई मेरे कहने का सेंस ये कि बुरा मत मानो, 1 साल के पेपर कर लो, तुम्हारे चांसेस निकलने के ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। बस इतना कहना चाह रहा हूँ आपको। चलिए आगे चलते रहा। देखो अब यहाँ पर था, अब देखो हिस्ट्री समझाना चाहता मैं। हिस्ट्री में मैं बात कर रहा हूँ कि यार हिस्ट्री बहुत लंबी होती है, 6 महीने लगते हैं, पर आप नोटिस करो जब इस हिस्ट्री में भी अगर आप करना चाहोगे तो आप नोटिस करोगे कि ये ना 1 लाइनर आते हैं। क्या आते हैं? 1 लाइनर। मुगल किंग हु कैप्चर्ड दिल्ली आफ्टर द बैटल विद द सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1526। इस इंसान ने 1526 में सुल्तान ऑफ दिल्ली को हराकर मुगल किंग का खिताब ले लिया था और मुगल किंग कहलाया जाता था, तो वो था बाबर। तो आपको ध्यान रखना है कि आप रेदर देन प्रॉपर हिस्ट्री पढ़ने के 1 लाइनर हिस्ट्री को प्रैक्टिस ज्यादा करो, ठीक है ना।
वन लाइनर हिस्ट्री को आप प्रैक्टिस ज्यादा करो। जितने वन लाइनर हिस्ट्री आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आसान आपके लिए हो जाएगा कि भैया करना कैसे। आई होप मेरी बात समझ में आ रही हो, ठीक है ना। नाउ अब मैं आपको हिस्ट्री का शॉर्टकट बताऊंगा, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। पर मान लो अगर आपको डाउट महसूस हो यार इस वीडियो को देखने के बाद कि मुझे ना इस बंदे से बात करनी है जो ये वीडियो बना रहा है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। सिंपल मैं आपको बताता हूँ, एक ऐप है, ऐप का नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है ना। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड प्ले स्टोर पे मिल जाएगी आराम से आपको, खाली प्ले स्टोर के। अगर iOS पे किसी को चाहिए तो मैं बता दूंगा, इस नंबर पे आप iOS लिख देना, आप तो ऐप मिल जाएगी। बट प्ले स्टोर पे आराम से मिल जाएगी सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है उस नंबर पर कॉल कर लेना और फिर आप मेरे से 1-to-1 का अपॉइंटमेंट एक बार बुक कर लेना। मैं आपसे आराम से बैठ के बात करूंगा, ठीक है ना। और जो अपॉइंटमेंट होगा मेरे साथ वो शाम का हो 6 PM to 9 PM, ठीक है ना। ये कॉलिंग टाइम नहीं है, कॉलिंग टाइम सुबह का है 10 AM to 6 PM। और जो मेरी आपसे बात होगी अपॉइंटमेंट होने के बाद वो होगी 6 PM to 9 PM, क्लियर है। तो कोई भी डाउट आपका रह जाए, नहीं मुझे ये भी जानना है, मुझे वो भी जानना है, और आपको लग रहा है कि मुझे पर्सनली बात करनी है, तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो थ्रू ऐप। ऐप का नाम क्या है? सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। चलिए आगे बढ़कर नाउ अदरा मैंने कहा था एक हिस्ट्री के लिए बड़ी अच्छी चीज है। तो हिस्ट्री के लिए ना मैं खाली हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री के लिए किताब आती है ये वाली, ठीक है ना। इसमें बड़े अच्छे वन लाइनर दे रखे हैं फॉर द टेरिटोरियल आर्मी, फॉर ओनली टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है ना। और मैं सिर्फ ये हिस्ट्री के लिए ही अच्छी बोल रहा हूँ, कंडीशन अप्लाई ये है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैथ्स के लिए बहुत अच्छी, ज्योग्राफी के लिए बहुत अच्छी, इंग्लिश के लिए बहुत अच्छी। पर अगर आप इस किताब को ले लो और प्रैक्टिस कर लो तो हिस्ट्री तो आराम से हो ही जाएगी, ये मैं अच्छे कह सकता हूँ। और हाँ पॉलिटी के लिए भी कह सकता हूँ कि पॉलिटी आराम से हो जाएगी। बट मैं इसके अलावा किसी सब्जेक्ट का नाम नहीं ले रहा हूँ। और ये बहुत महंगी किताब है, 51599 की है, ठीक है ना। बट कंटेंट इज गुड, ठीक है ना। ये मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ फॉर द हिस्ट्री एंड पॉलिटी इफ यू कैन अफोर्ड दैट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। नाउ अब देखो मैं आपसे एक बात चाहता हूं कि आपके पास ना एक अनुभव और इकट्ठा हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे ही ब्रदर हैं, इन्होंने अपने 21st अटेम्प्ट में टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम निकाला था। मतलब इन्होंने एनडीए भी दिया था, सीडीएस भी दिया था, फिर टेक एंट्रीज भी थी वो भी दी थी, ठीक है ना। फिर ग्रेजुएशन एंट्रीज थी वो भी दी थी। तब जाके उनका 21वें अटेम्प्ट में फाइनल जो मैं कहता हूँ लास्ट ऑप्शन टू ज्वाइन इंडियन आर्मी उनका हुआ था। मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में दे दिया। एक बार जरा इनकी पूरी जर्नी समझना, आपको जो क्लियरिटी है ना सब समझ में आएगी, ठीक है। एक बात और, जो अब टीए एग्जाम होता है ना उसमें अब पीआई भी नहीं होता। मान लो आप टीए का रिटन एग्जाम निकाल लेते हो तो डायरेक्टली आपको अब एसएसबी जाना होता है। पीआईबी अब ऑप्शन ही नहीं है, पीआईबी अब नहीं होता, ठीक है। चलिए याद तक की बात हो गई। अब यहां से हम जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो कंसिस्टेंसी, देखो क्या होता है कि जो कंसिस्टेंसी है इस पूरे एग्जाम में सबसे बड़ा खेल है, जो कि जहां तक मैं मानता हूं कि जॉब के साथ ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं आ रहा होगा। चाहे आप बिजनेस भी करते हो तो भी आप प्रैक्टिकली पॉसिबली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा है कंसेप्ट की क्लैरिटी। अगर आप कंसेप्ट की क्लैरिटी बिल्टअप कर गए तो ये समझ लो आपने फाड़ दिया। ये पेपर क्या मांग रहा है आपसे? सिंपल इतना सा कि भैया क्या क्या चीज है। भैया मैंने कहा कि पहला मुगल किंग जिसने भैया सुल्तान ऑफ दिल्ली को 1526 में हरा दिया था, ठीक है, वो कौन आदमी था? बाबर। खत्म। उसने तुम्हें घुमाया क्या? नहीं। वो तो कह रहा कंसेप्ट क्लियरिटी लिया, हो गया। दूसरा देखो, अगर आप सिंपल सी बात है यार, अब तुम बहुत मैच्योर आदमी, तुम इस एज में आकर पेपर दे रहे हो, तुम्हें पता होगा। अगर सोचो तुम मॉक टेस्ट क्वालिफाई कर लो, तुमने 10 मॉक टेस्ट दिए और 10 के 10 मॉक टेस्ट तुमने क्वालिफाई कर लिए, तो मुझे बताओ टीए ना क्वालिफाई करने का क्या रीजन होगा? ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं, टीए जब आता है ना तो कई बार कई सालों बाद अभी आता है, और इस साल आने वाला 2025 में, तो हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसका मॉक टेस्ट जरूर दो, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दो, कहीं से भी दो पर दो। ये रे नेक्स्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, सिलेबस में कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। जैसे जब हम सिलेबस की बात कर रहे हैं तो देखो मैंने अभी आपको बताया था अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री कह रहा हूं, अलजेब्रा, ठीक है। फिर अलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन, सर्विक्स। मैंने आपको बताया था कि आप अपना मैक्सिमम फोकस आप इस चीज पे रखें, ठीक है ना। ये आपका 90% सिलेबस कवर कर लेगा, ठीक है। जब आप इस सिलेबस में आ रहे हो तो प्लीज मेक श्योर जब आप इस वाले चीज को देने टाइम दोगे, क्या नाम है इसका, देखो रेशियो पोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस, यूनिटरी मेथड, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, तो आप इस बात को बहुत ध्यान दे के देना कि यार ये एक तरह से ना इन्फिनाइट लूप है, क्योंकि इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे आपके 7-8 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें एक चैप्टर हो गया नंबर सिस्टम, क्लियर है।
फिर क्या हो गया फंडामेंटल ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन मतलब 7 की डिलीट टेस्ट, 8 की डिलीट टेस्ट, 9 की डिलीट टेस्ट, 3 की डिलीट टेस्ट, 4 की डिलीट टेस्ट, ये अपने आप में एक हो गया, ठीक है। फिर लॉगरिथम एक चैप्टर हो गया। तो जब आप इस लूप में फंस गए एक बार, तो आप दिक्कत में फंस जाओगे, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, जरा मैं आपको मॉडिफिकेशन की बात कर रहा था, वो दिखा देता हूं आपको। कहां गया? हाँ, देखो, जब मैं आपको रीजनिंग का पहले आपको बताया था ना, तो वो आपको समझना चाहिए कि रीजनिंग ना थोड़ी बदल बदल के आती है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हो रहा है ना, ऐसे आ गए डिडक्टिव स्टेटमेंट एनालिसिस, ये भी चीज आ गई है, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो पहले नहीं आता था, ये भी आ गया है। अब देखो रीजनिंग के सिलेबस में क्या लिखा है, द क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन टू टेस्ट कैंडिडेट एबिलिटी टू कंप्लीट सीक्वेंस विद लॉजिकल कंक्लूजन। लॉजिक आना चाहिए, जैसे हम कुछ भी डाल देंगे, पैटर्न ऑफ नंबर भी डाल देंगे, स्टेटमेंट डाल देंगे, फिगर भी डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे। तो जो उसमें कुछ भी में चेंजेस किए ना, वो ये दो मेजर चेंजेस किए, ठीक है ना। दूसरा एक और चीज क्या कर दी है रीजनिंग के अंदर, ये और डाल दिया डाटा सफिशिएंसी, ठीक है ना, और ये डायरेक्टर टेस्ट। ये चीजें बड़ी कंफ्यूज करती हैं बच्चों को, पता नहीं भाई ये क्या है, क्या आ गया है। तो ये चीजें ना आपको पता होनी चाहिए, ये है, ठीक है ना। आप सिंपल गूगल पे भी सर्च करोगे ना, आपको उसके क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, आप आराम से देख सकते हो, सिंपल सिंपल होते हैं। बट क्योंकि करे नहीं होते तो ऑन द स्पॉट दिक्कत आती है, ठीक है ना। चलिए, अब अगर आप पी की नोटिफिकेशन देखो ना, उसमें इंग्लिश का सिलेबस सिर्फ 2 लाइन में मेंशन है। मतलब उसमें लिखा है कि एक क्वेश्चन पेपर जो होगा वो इस तरह से डिजाइन होगा जिससे वो कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश चेक कर सकें, और वो शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है वो चेक कर सकें। और इसमें वो सब कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं, वोकैबुलरी पूछ सकते हैं, ग्रामर पूछ सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ सकते हैं, होमोफोन्स पूछ सकते हैं। तो सर ये तो इंग्लिश बड़ी आसान आती होगी, नहीं, इंग्लिश आसान नहीं आती। इंग्लिश में एक्चुअली हमारे पास कई लेवल्स होते हैं। जैसे इंग्लिश में लेवल होता है, सबसे जो लोएस्ट लेवल होता है, जो हिंदी मीडियम वाले का होता है, वो होता है A1 A2, ठीक है। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं। और जो नॉर्मली हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, उनका लेवल होता है A2 B1। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का होता है, ठीक है ना। उन्हें एग्जाम में जो लेवल चाहिए वो आपको चाहिए ये वाला। तो ये लेवल में खास बात क्या होती है मैं समझाता हूं, पूरी डिटेल में समझाता हूं। देखिए, इस लेवल में वो ये कहते हैं, एग्जांपल देख रहा हूं, ध्यान सुना मेरी बात। नॉर्मल इंग्लिश बच्चा कैसे बोलता है, वी हैड अ वेरी हैप्पी हॉलीडे, हमारा बहुत ही अच्छा हॉलीडे था, इन अ नाइस लिटिल विलेज, एक छोटे से प्यारे से गांव में, सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल वुमेन, सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल वुमेन कह रहा हूं मैं, माउंटेन्स। सुन लो मेरी बात भाई, क्या चला रहे थे वहां भाई, ठीक है, सॉरी, ब्यूटीफुल माउंटेन, ठीक है ना। आप देखो भैया, यहां पर अगर आप ये लाइन चेक करो, वी हैड देखो यहाँ चेंज है, यहाँ पर सेम है, सॉरी वी हैड यहाँ पर सेम है, बट यहाँ पर देखोगे वेरी की जगह लिख दिया ब्लिसफुल, यहाँ पर लिख दिया वी हैड अ ब्लिसफुल हैप्पी हॉलीडे। और फिर नाइस की जगह चेंज कर दिया पिक्चर्स क्यू, ठीक है ना। और फाइनली ब्यूटीफुल की जगह कर दिया स्पेक्टेकुलर। तो सेंटेंस कैसे बना, वी हैड अ ब्लिसफुल हैप्पी हॉलीडे इन अ पिक्चर्स क्यू लिटिल विलेज सराउंडेड बाय अ स्पेक्टेकुलर माउंटेन। ओ माय गॉड, ये ऐसी इंग्लिश आपके टीए में आएगी अगर आपके इस लेवल पे नहीं लेकर आते तो दिक्कत होगी। मैं आपको समझा दूं कौन सी बुक आपको चाहिए होगी। एक तो आपको वर्ड पावर मेड इजी एग्जाम की किताब पढ़नी पड़ेगी, दूसरी ग्रामर के लिए कोई भी किताब चलेगी। तो ये वाला लेवल आपका B1 B2 टच कर देगा। इस लेवल को अगर जंप करना है तो हमें C1 C2 के लिए ये वाली किताब करनी पड़ेगी, इंग्लिश कोलिकेशन इन यूज, ठीक है ना। और ये वाली जो बुक है ये लिखी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो भैया बड़ी अच्छी किताब है। अगर आपको इस किताब का लिंक चाहिए तो वो कहां मिलेगा, ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का जो नाम है ना सीडीएस एग्जाम से है, ध्यान सुनना भैया। टेलीग्राम को जो नाम है वह सीडीएस एग्जाम से, सीडीएस सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। सर हमारे टीए का भी अलग बना देते, या मल्टीपल ग्रुप बनाने में ना मेरी जान निकल जाती है, कई बार तो मैं ही भूल जाता हूँ कितने ग्रुप है। तो प्लीज आप सीधे साले ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहीं पर आपको सारा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। वैसे मैंने आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है भैया। व्हाट्सएप ग्रुप में पंगा पता है क्या आता है, मान लो कोई पीडीएफ वीडीएफ छूट गई तो वो छूट ही जाती है। कोई बंदा बाद में ज्वाइन करा, उसको पीडीएफ चाहिए अलग से, सब पीडीएफ दे दो। तो बेहतर है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अब आप टेलीग्राम पे ही ज्वाइन करें, वहां पर पुरानी चीजें, पुरानी फाइल्स पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाती हैं। दूसरी बात, अब आप ना बहुत छोटे टाइम में, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि टीए की तैयारी मैं आपकी खुद भी करा रहा हूँ, ठीक है ना। और मेरा इंग्लिश कम से कम फ्री में कराना चाहता हूँ आपको, क्योंकि इंग्लिश आप खुद से नहीं कर पाओगे, ये मेरे को समझ में आ गया, क्योंकि आपको समझ में आ गया लेवल क्या है। तो मैं क्या कर रहा हूँ उसके लिए, अपना एक नया यूट्यूब चैनल खोला जिसका नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड क्लासेस, ठीक है ना। इसी हफ्ते से वहां पर फ्री में क्लासेस चल रही हैं। बट मैं आपसे क्या चीज चाहता हूं वो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो ये कि भैया इस चैनल पे अभी कोई वीडियो नहीं आई है, तो मैं चाहता हूं इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। आप मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में देख लेना, वहां पर मिल जाएगा।
वहां पर जाकर आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे जो भी वीडियो आए वो आपको फट से पता लग जाए, ठीक है ना। तो भैया आप मुझे प्यार दो, मैं आपको कंटेंट दूंगा जिससे आपको बहुत आसान लगेगा कि आप पढ़ाई कितनी आसानी से होगी, ठीक है ना। दूसरी बात, मैं आपके करंट अफेयर के बहुत अच्छे सुंदर सुंदर नोट्स बना के रखे हैं मैंने आपके लिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अगर मैं इसके लिए आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो देखो इतने सुंदर है कि आपको ना पढ़ने में मजा आएगा कि यार पूरा का पूरा एकदम सुंदर सुंदर क्वेश्चंस भी दिए मैंने, ठीक है ना। तो मजा आएगा आपको। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वाले चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, ठीक है ना। अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत बच्चों ने ज्वाइन कर लिया विदाउट एनी वीडियो। तो प्लीज आप भी इस छोटी सी कम्युनिटी का पार्ट बन जाइए, और मैं आपको वादा करता हूं कि आपको जो कंटेंट मिलेगा खुशी के मारे पागल हो जाओगे, यार फ्री में इतना कैसा मिल सकता है, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है कि एग्जाम आसानी से निकाल कौन देता है। आसानी से ये एग्जाम दो लोग निकाल पाते हैं। पहला, जिसने ये एग्जाम क्वालिफाई कर रखा हो, ठीक है ना, चाहे सीडीएस क्वालिफाई कर रखा हो, चाहे एनडीए क्वालिफाई कर रखा हो, या कोई और एग्जाम क्वालिफाई कर रखा हो और वो करेंटली एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, ठीक है ना, उसके लिए बड़ा आसान है ये। बट वही जो इंसान अभी मतलब तैयारी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, जिसने कोई एग्जाम नहीं दिया है, वो आईटी कंपनी में काम करता था, बीसीए कर रखा है, उनके लिए बहुत दिक्कत है ये, मैं सच बताऊं बहुत ज्यादा दिक्कत है। उन्हें प्रॉपर 6 मंथ का टाइम पीरियड खुद को देना ही पड़ेगा, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यार ये बात मैंने खुद भी देखी है कि जो लोग खुद से स्टार्ट कर रहे होते हैं और जिनको कुछ भी नहीं पता होता, उनको हर सिलेबस का पार्ट कवर करना पड़ेगा। इसने आज तक कोई एग्जाम निकाला ही नहीं, उसको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी प्रॉपर, उसको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी प्रॉपर, पॉलिटी प्रॉपर पढ़नी ही पड़ेगी, कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है, कोई शॉर्टकट ही नहीं है। आप इस बात को समझ लो, जिसने कभी भी कोई एग्जाम अपियर नहीं किया, जो एग्जाम की प्रिपरेशन करता रहा, उसके लिए तो भाई बहुत सिंपल है। अगर वो लास्ट के 15 डेज भी पढ़ लेना, ठीक है, एग्जाम निकल जाएगा। और आपको ऐसे कई बच्चे मिल भी जाएंगे, पर जिनका भैया 5 साल से छूट गया है, 5 ईयर्स से ज्यादा छूट गया है, तो दिक्कत आएगी। अभी मैं आपको बताता हूं। दूसरी बात, आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप खुद से प्रिपेयर कर लीजिए, स्टार्ट बाय योर ओन, इसमें आप अपने आप पर है, क्या खत्म करना है, कौन सी बुक्स हैं, ये सब आपके ऊपर है, ठीक है ना। अब बात बची बुक्स की, तो मैं आपको बुक्स बता देता हूं, ठीक है ना। टांगे भैया बुक्स 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 बुक्स, चलो मैं आपको यहां पर बता देता हूं बुक्स का कैसे है। देखो, अगर मैं बुक्स की बात बोलूं तो बुक्स में अगर मान लो मैं कहता हूं साइंस, तो साइंस में आ गई आपकी 9th 10th की एनसीईआरटी, ये आपको पता होनी चाहिए। जब मैं बोल रहा हूँ हिस्ट्री और पॉलिटी, तो मैंने आपको भी एक बुक दिखाई थी, इसे कहते हैं पीआईबी का ओल्ड एडिशन, वो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसकी वर्थ है अराउंड 1500 रुपीज, ठीक है। उसके बाद अगर आप देख रहे हो ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी क्लास 11th एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों। उसके बाद अगर मैं ले रहा हूं आपका साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स आपको हाथ करनी नहीं है, नॉट टू डू है, ये टाइम वेस्ट है, इससे शायद ही क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इसके बाद मेरा सा हो गया, अच्छा मैथ्स, मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में कोई भी किताब आपको चलेगी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बनाई गई है, ठीक है ना, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बनाई गई किताब है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपकी 3 किताबें आ गई, वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है ना, वर्ड पावर मेड इजी, थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। उसके बाद एक किताब है आपकी पैरामाउंट, पैरामाउंट इज गुड, ठीक है ना, पैरामाउंट फॉर द ग्रामर है ये, ठीक है ना, फॉर द ग्रामर। उसके अलावा मैं आपको बोलूंगा, हाँ क्या नाम था उसका, इनर बैटल, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है अगर आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए टारगेट कर रहे हैं। और दूसरा है वर्ल्ड शॉर्ट स्टोरीज, इससे कॉम्प्रिहेंशन बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा, वर्ल्ड शॉर्ट स्टोरीज। तो ये सारी बुक्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपको पता होनी चाहिए, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, मेरे साथ साथ लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अगर आप बुक से कर सकते हो, खुद से कर सकते हो, खुद अपनी उलझनों को समझ सकते हो, भैया कैसे भी कर लूंगा मैं, पढ़ लूंगा, बस किताबें चाहिए, तो मैंने आपको सारी किताबें बता दी। आपको लगता है भैया बस मुझे पढ़ना है, मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है, ठीक है ना, बस मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ पढ़ लूं, मुझे सिर्फ बताता जाए कोई क्या पढ़ना है, सिंपल मैं एक ऐप खोलूं, ऐप में मुझे मिल जाए वीडियो और उसके नीचे उसकी मिल जाए पीडीएफ और मैं पढ़ता चलूंगा, तो भैया आपके लिए हम हैं, ठीक है ना। हम आपको भैया प्रॉपर तैयारी कराएंगे, बैच का नाम है धोनी, आपकी कंसिस्टेंसी का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, कंसेप्ट की क्लियरिटी भी आपकी कराएंगे, एकदम बिल्कुल मक्खन तरह समझाएंगे, फिर मॉक टेस्ट भी कराएंगे टाइम से, रिकॉर्डेड वीडियो होंगी, कभी भी देखो, लाइव क्लास का कोई पंगा नहीं है। दूसरी बात, जो नॉन मैथ स्टूडेंट होंगे उनको एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, एकदम जीरो से,
और एक और बात, अगर मान लो आपको कोई भी डाउट बैठता है, एनी डाउट, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत बैठती है, चाहे आपकी एसएसबी के रिगार्डिंग हो, चाहे आपकी मेडिकल के रिगार्डिंग हो, आपकी ज्वाइनिंग की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, प्लस कोई भी डाउट बैठ रहा है आपको, 1 कॉल अवे, एक कॉल दूर होंगे हमसे, आपने फोन मिलाया, हमने आपके साथ है। इसका लिंक इस बैच का आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या आप एक काम कर सकते हैं, सिंपल प्ले स्टोर पे जाना, प्ले स्टोर तो पता ही होगा, हाँ, जहां से तुम वीडियो गेम्स या गेम्स की एप्स इंस्टॉल करते हो, प्ले स्टोर पे जाना और वहां पर जाके सर्च करना सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। क्या सर्च करना? सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, और आपको ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना, सिंपल। बाकी ध्यान रखो, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि यार नहीं मुझे इस आदमी से बात करनी है, मेरे और भी कई डाउट है, तो ये आप सिंपल से एक काम कर सकते हो, इन दोनों में से किसी नंबर पे डायल करो, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट बुक करो, और हमारी मीटिंग होगी शाम के 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक, किसी भी टाइम आपके अकॉर्डिंग जो चाहिए होगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। याद रखो, ये एक्चुअली टीए का हेल्पलाइन नंबर है, कुछ समय से काम नहीं कर रहा है, पर याद रखो भैया, हमारा कॉलिंग नंबर, हेल्पलाइन नंबर आपके लिए बिल्कुल उपलब्ध है, जो भी आप दिक्कत चाह रहे हो हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। दिस इज फ्रॉम माई साइड, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने आपको छोड़ दिया है। एग्जाम पैटर्न मैंने क्लियर कर दिया आपको, मैंने आपको एज मैंने आपको बता दी है, मैंने आपको सर्विस पीरियड मैंने आपको बता दिया है, नहीं सर्विस पीरियड नहीं बताया, मैं आपको बताऊंगा। प्रमोशन ग्रोथ मैंने आपको नहीं बताई, ये भी आपको बताने जा रहा हूं। और लास्ट है आपका परमानेंट कमीशन, तो मैंने आपको पहले की 2 चीजें बता दी, लास्ट की 3 चीजें बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान सुनना। देखो, सबसे पहले अगर आप कमीशन हो जाए, आप देखो, ठीक है, तो जैसे अगर मान लो आप सीरियस से कमीशन होते हो या एनडीए से कमीशन होते हो, तो पहले आपको कहा जाता है कैडेट, यहां आपको कैडेट नहीं कहा जाता, यहां आपको जैसे ही आपने एसएसबी निकाली, आपके कॉल लेटर पे लिखा होगा या आपके जिस रिकमेंडेशन लेटर पे लिखा होगा लेफ्टिनेंट, ठीक है ना, जैसे आपका नाम है रिया, तो आपका नाम लिखा होगा लेफ्टिनेंट रिया, कांग्रेचुलेशन फॉर द रिकमेंडेशन फ्रॉम द एसएसबी। नाउ अब यहां पर क्या होता है ना, प्रमोशन थोड़ा स्लो होता है, जैसे यहां पर आपको लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनना तो नॉर्मली 2 साल लगते हैं, पर यहां पर लगेंगे 4 साल, फिर मेजर बनना हो तो 8 साल, जबकि आप मेजर 7 साल के अंदर बन जाते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल 14 में बनते हैं, यहां बनते हैं 15 साल, ठीक है ना। फिर यहाँ पर सिलेक्शन ग्रेड पे होता है, यहाँ पर ऐसे हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रमोशन स्लो होता है, बिकॉज आप सर्विस 100% पूरी नहीं दे रहे, आप 8-9 महीने की दे रहे हो, 4-5 महीने की, 2 महीने की दे रहे हो, तो इस वजह से आपका थोड़ा प्रमोशन स्लो होता है, ठीक। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपके लिए लिखी गई हैं, उन्हें लिखा है टर्म एंड कंडीशन, 2 महीने तो मिनिमम सर्व करना ही होगा, अगर हो चाहते हैं 12 महीने तो वो 12 महीने भी सर्व कर सकते हैं। 12 महीने सर्व करने का मतलब ये नहीं है फुल टाइम करियर है, ठीक है ना। 12 महीने अगर कोई बंदा सर्व कर रहा है तो उसको अराउंड 60 डेज की हॉलीडेज मिलती हैं पूरे साल में, वो उसे कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक। दूसरी बात, इसमें कहा है कि टेरिटोरियल आर्मी कोई गारंटी नहीं करती है पेंशन की, बात समझ रहे हो, कोई गारंटी नहीं करती है पेंशन की, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि आपने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कितनी दी है, क्लियर है। रैंक आप जब लगोगे तो आप लेफ्टिनेंट लगोगे, आपके जो भी पे अलाउंसेस तनख्वाह प्रिविलेजेस होंगे वो सब आपको रेगुलर आर्मी के अकॉर्डिंग मिलेंगे, कुछ अलग से नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। लेफ्टिनेंट कर्नल तक आप टाइमली आपका प्रमोशन होता रहेगा, कर्नल और ब्रिगेडियर तक आपका सिलेक्शन के अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन होगा, ठीक है ना। आपके एग्जाम्स होंगे जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन होगा, ठीक है ना। इसे कहते हैं फुल कर्नल, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल से कहते हैं फुल कर्नल या कर्नल, ठीक है। दूसरी बात, ऑफिसर कमीशन जो होंगे टेरिटोरियल आर्मी के, कॉल्ड आउट फॉर द मिलिट्री सर्विस फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन डिपेंडिंग फॉर द रिक्वायरमेंट। अगर मान लो वॉर हो जाती है, कोविड जैसी सिचुएशन हो जाती है, तो आपको बुला लिया जाएगा, आ जाओ, तुरंत बुला लिया जाएगा आपको, समझो मेरी बात। आप ये नहीं कह सकते मैंने 2 महीने की सर्विस दे दी, नहीं, आपको बुला लिया जाएगा और आपको जाना ही पड़ेगा। उसके बाद परमानेंट स्टाफ अपॉइंटमेंट, मान लीजिए आपका 4 साल से ज्यादा आपने सर्विस की, 4 से 5 साल से ज्यादा आपने सर्विस की, तो आपको कई चीजें आपको अलॉट होंगी, जैसे मैं आपको बताता हूं, आई थिंक यहीं पर है, ये देखिए, अगर आप 4 इयर्स ऑफ सर्विस कर देते हैं तो आपको टर्मिनल ग्रेट्युटी मिलेगी। मतलब अब ये प्राइवेट में भी होता है, अगर आप कहीं भी 4 से लेके 5 साल सर्विस करते हैं तो आपको एक अमाउंट मिलता है कि भैया आपने इतनी सर्विस की है, इसलिए हम आपको कुछ सर्टेन अमाउंट देंगे, उसे हम ग्रेट्युटी कहते हैं। दूसरा, अगर आप 20 साल की सर्विस कर लेते हैं तो आपको पेंशन मिलेगी। अगर आप 20 साल की सर्विस कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी, अगर आप उसके बाद रिटायरमेंट लेना चाहें तो, ठीक है।
अब आता है परमानेंट स्टाफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। आई थिंक ये वाला मैं कवर कर चुका हूँ, ये भी कवर कर चुका हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर रिटायरमेंट की एज है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान हो सकता है ना 42 ईयर्स पे जाकर ना आर्मी में सिलेक्ट हुआ, पर वो मेजर रैंक तक आया और मेजर रैंक पर 54 का हो गया, तो अब उसे रिटायरमेंट मिल जाएगा। ये कहें नहीं हमें 20 साल की रहना चाहूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक पहुंचते पहुंचते अगर आप 56 ईयर्स के हो गए तो आपको अब रिटायरमेंट मिल जाएगा। ब्रिगेडियर रैंक तक आते आते अगर आप 58 के हो गए तो आपको रिटायरमेंट मिल जाएगा। क्लियर है? ये उनकी कुछ कंडीशंस है, ठीक है। नाउ याद रखो यार, दोबारा बोलता हूं मैंने तुम्हें आई थिंक जितना मैंने क्लियर किया होगा, पूरे यूट्यूब पे कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो तुम्हें इतनी क्लियरिटी से बता सके। तो याद रखो यार, अगर तुम धोनी बैच को ज्वाइन करते हो तो मैं आपको कंसिस्टेंसी बना के दूंगा, कंसेप्ट क्लियरिटी बना के दूंगा, मॉक टेस्ट की टाइमिंग होगी। कोई भी डाउट हो आप एक कॉल कर दो, हम आपके लिए बैठे हैं। इसका लिंक कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या कहां पर जाना है आपको, सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ऐप पर, ठीक है ना। सिंपल डालना प्ले स्टोर पे सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, वहां पर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? आई होप मेरी बात पूरी क्लियर हो गई होगी। एक एक चीज मैंने डिटेल से आपको बताई है, हर चीज। तो मैं इंतजार कर रहा हूं जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो मुझे मिठाई के लिए कॉल करोगे, सर मिठाई, सर क्या बात कर रहे हो मिठाई। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मिलकर सकता हूँ, मिलकर सोचता दूँ, वो है अपने पगों के निशान।